नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीते 7 साल रहे पृथ्वी के सबसे गर्म 7 साल। आज यह न्यूज़ चर्चा में है। बताया गया है कि 2021 वॉज अर्थ्स 5th हॉटेस्ट ईयर और साथ ही साथ बीते 7 साल पृथ्वी के सबसे गर्म 7 साल रहे। तो आज चर्चा के बिंदु रहेंगे यह न्यूज़ क्या है, जानेंगे कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सर्विस के बारे में जिसने यह रिपोर्ट जारी की है। बात करेंगे इस रिपोर्ट के खास बिंदुओं की, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए वैश्विक प्रयास अभी तक क्या क्या हुए हैं, क्या क्या एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही बीते दिनों COP26 जो सम्मेलन हुआ उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे निष्कर्ष की और अंत में, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह GS पेपर 3 के पर्यावरण विषय से संबंधित है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न लेंगे जो मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं इस न्यूज की। यूरोपीय संघ द यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की वार्षिक रिपोर्ट से जाहिर होता है कि पिछले 7 साल वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म 7 वर्ष रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक न केवल 2021 इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में से एक है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। यानी इनका जो कंसंट्रेशन का रेट ऑफ कंसंट्रेशन है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। अब अगर हम बात करें कि कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सर्विस क्या है, जिसे C3S कहा जाता है, तो कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सर्विस यूरोपीय संघ के कोपरनिकस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 विषयगत सेवाओं में से एक है। साथ ही कोपरनिकस कार्यक्रम का प्रबंधन जो है वह यूरोपीय आयोग द्वारा किया जाता है। C3S को यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी ECMWF द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सर्विस, इसका उद्देश्य है जलवायु की वर्तमान और पिछली स्थिति, मौसमी पूर्वानुमान, आने वाले दशकों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। अब हम बात करते हैं जो यह रिपोर्ट आई है इसके खास बिंदु क्या हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2021 तक इतिहास में सबसे गर्म 7 साल दर्ज किए गए हैं। 2021 की बात करें तो वो इतिहास का 5वां सबसे गर्म साल था। 1991 से 2020 के औसत वार्षिक तापमान से तुलना करें तो 2021 का वार्षिक औसत तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अब तक के सबसे गर्म वर्ष की बात करें तो वर्ष 2016 सबसे गर्म साल रहा, जब तापमान सामान्य से 1.32 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। 2015 में तापमान औसत से 1.14 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस यानी CAMS की मदद से C3S ने यह भी जानकारी दी है कि 2021 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल का CO2 का वार्षिक औसत स्तर करीब 414.3 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी ppm रहा। वहीं मीथेन यानी CH4 का वार्षिक औसत स्तर लगभग 1876 ppb यानी पार्ट्स प्रति बिलियन रहा। साथ ही 2021 में यूरोप में पड़ी गर्मी अब तक की सबसे गर्म ऋतु रही। वैश्विक स्तर पर जंगलों में लगी आग से कुल 1850 मेगाटन कार्बन पैदा हुआ। खासतौर पर साइबेरिया के जंगलों में लगी आग से बहुत भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन हुआ। वहीं वर्ष 2021 के दौरान उत्तरी अमेरिका के अनेक इलाकों में तापमान में काफी विसंगतियां देखी गई। इस दौरान डिक्सी फायर के तौर पर कैलिफोर्निया के इतिहास में दूसरी सबसे व्यापक आग दर्ज की गई। इससे न केवल बड़े पैमाने पर विनाश हुआ बल्कि उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जन हुआ। अब बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कौन कौन सी वैश्विक पहल है जिन्हें अगर हमें मेंस में आंसर लिखना पड़े तो जिनका हवाला हमें देना जरूरी होगा। तो उसमें शामिल रहेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप यानी ICAP और साथ ही यूरोपीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम। इन सभी टॉपिक्स को दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर कवर किया जा चुका है, तो आप डिटेल्स में जानने के लिए उन लिंक्स को खोज सकते हैं। अब हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी COP26 की, जो बीते वर्ष संपन्न हुआ था ग्लासगो में। तो इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को +1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य रखा गया और लगभग 140 देशों ने उनके उत्सर्जन को शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो तक लाने हेतु लक्षित तिथियों की घोषणा की थी।
भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य प्राप्त कर लेने की घोषणा की थी। विश्व के देशों से आग्रह किया गया इसी सम्मेलन में कि वर्ष 2022 में मिस्र में आयोजित COP27 तक वे अपने वर्ष 2030 के लक्ष्य को और सशक्त बनाने पर विचार करें। साथ ही विश्व के 104 देशों ने 2030 तक अपने मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करने का वादा किया था। इस पहल की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा सितंबर 2021 में की गई थी, जब केवल 9 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें अर्जेंटीना, घाना, इंडोनेशिया, इराक, इटली, मैक्सिको और यूके शामिल थे। इस प्रतिज्ञा को ग्लोबल मीथेन प्लेस कहा जाता है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने कोयले के फेज आउट के लिए भी भारी दबाव बनाया, लेकिन विकासशील देशों ने इसका विरोध किया था। भारत द्वारा फेज आउट के बदले फेज डाउन के रूप में सुझाए गए मध्यम मार्ग को स्वीकार करते हुए COP26 में कोयला आधारित बिजली के फेज डाउन की बात कही गई थी, यानी कि अतिशीघ्र हम चरणबद्ध तरीके से इसका उपयोग कम कर देंगे। साथ ही अक्टूबर 2021 में चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF और ओक फाउंडेशन सहित 20 से अधिक प्रमुख संगठनों ने पहले ही मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए $328 मिलियन के वित्त पोषण का समर्थन किया था। इसके अलावा पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड भी परियोजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। यदि ऐसा होता है तो एक स्वतंत्र संगठन क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का मानना है कि यदि घोषित लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिए जाएं, तो ग्लोबल वार्मिंग को लगभग +1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा जारी वैश्विक मीथेन आकलन के अनुसार मीथेन को कम करने से प्रदूषण के कारण हो रही मृत्यु, स्वास्थ्य संबंधित विकार, आर्थिक पिछड़ापन और पर्यावरणीय नुकसान को रोका और कम किया जा सकता है। इसके लिए विकसित और विकासशील देशों को सहयोगात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। साथ ही साथ पंचामृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक बल, कोयले आधारित ऊर्जा का फेज डाउन और विकसित देशों का सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। अब बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्न की। पिछले 7 वर्ष वैश्विक स्तर पर इतिहास में अब तक के सबसे गर्म 7 वर्ष रहे। ऐसे में क्या घोषित लक्ष्यों पर पुनर्विचार और नई रणनीति की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। यह था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक को लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।